तो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अब हम, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अभी। इस चैप्टर में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे बेसिक बेसिक टर्म्स को समझोगे क्या होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे जो वर्क करते हैं वो कैसे करते हैं, अलग अलग टर्म्स के साथ। तो सबसे पहली टर्म दैट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझे स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो वर्क होगा, वर्क दैट इज इक्वलेंट टू एफ डॉट एस। ये आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, एफ डॉट एस विच इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये किसके लिए होता था स्टूडेंट? ये होता था कांस्टेंट टर्म के लिए, कांस्टेंट टर्म के लिए। समझे स्टूडेंट, जब वर्क कांस्टेंट हो, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट टर्म के लिए यूज करते थे। ठीक है, यही अगर हम कहते हैं कि फोर्स या डिस्प्लेसमेंट अगर इस फॉर्म में देखिए स्टूडेंट, एफ डॉट डी एस, एक ये भी सिंबल यूज करते थे। और ये सिंबल कब यूज करते थे? इंटीग्रेशन वाला, जब हमने वर्क फोर्स जो वो वेरिएबल हो, वेरिएबल फोर्स के लिए। समझे? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई ब्लॉक है, क्लियर? यहाँ पे लगने वाली फोर्स फॉर एग्जांपल हमारे पास है 20 न्यूटन। समझे स्टूडेंट? तो यहाँ पे जो लगने वाली फोर्स है दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। और हमारे पास ऊपर भी फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू, मान लेते हैं 50 न्यूटन। नीचे लग रही है अगेन 50 न्यूटन। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने पूछना है क्वेश्चन में कि इसका वर्क कितना होगा, इसका वर्क कितना होगा। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स पे वर्क कितना होगा। फॉर एग्जांपल ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ये डिस्प्लेस कर रहा है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस कर रहा है। और ये डिस्प्लेसमेंट भी इसकी मान लेते हैं 10 मीटर। समझे स्टूडेंट? तो अब इसका वर्क निकालना, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखिए इसका वर्क निकालना है। ये देखिए यहाँ पे वर्क डन फॉर F1 फोर्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट एक्स। तो ये क्या आ जाएगा? F और इंटू 10। और इसमें एंगल कितना आ रहा है दोनों के बीच में? दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कॉस 0 डिग्री। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम, W1 की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। समझ रहे हैं? तो अब वर्क निकालना है F2 के लिए, F2 के लिए। तो F2 के लिए क्या आएगा? ये देखिए, ये पीछे की तरफ लग रहा है 10 और आगे डिस्प्लेसमेंट हो रही है 10। और एंगल कितना बन रहा है स्टूडेंट? एंगल जो इन दोनों के बीच का बन रहा है दैट इज 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 10 100, और ऊपर वाला 200 आना था, सॉरी स्टूडेंट। तो 100 न्यूटन, 100 जूल नेगेटिव में, 100 जूल, और ये 200 जूल नेगेटिव में। समझे स्टूडेंट? तो उसके बाद देखिए WF3। ये देखिए ये वाला और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब इनका जो वर्क होगा दोनों का, W3 इक्वल टू W4, वो मैं डायरेक्टली 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि cos 90 है, यहाँ पे cos 90 है। और cos 90 हमें पता है दैट इज इक्वल टू 0 होता है, 0 होता है। अब ये थे कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स के लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए। ठीक है, वर्क डन जो है वो कांस्टेंट के लिए था। अब देखिए कुछ क्वेश्चन अगर मैं ऐसे डाल दूं, फॉर एग्जांपल ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, और मैंने कहा कि ये एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे एक फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 1। समझे स्टूडेंट? तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा कि ये जब 10 मीटर की दूरी पे होगा, 10 मीटर की दूरी पे होगा, तो इसका वर्क डन कितना होगा? समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ गया होगा स्टूडेंट। तो ये इतने न्यूटन दिया हुआ है, फाइंड वर्क डन व्हेन इट इज एट 10 मीटर। तो समझे स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो किसके ऊपर बेस्ड था? ये कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड था, कांस्टेंट फोर्स। पर यहाँ पे स्टूडेंट
फोर्स जो है वो वेरिएबल बन रही है। ये देखिए यहाँ पे तो 20 फोर्स की वैल्यू ले रही थी, तो यहाँ पे अगर आप 1 पुट करेंगे, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है, बढ़ रही है। तो ऐसे वाले कंसेप्ट के लिए हम क्या करते होते हैं, इंटीग्रेशन। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये वेरिएबल का है, ये एग्जाम्पल किसकी है, वेरिएबल। तो वर्क क्या होगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। समझे स्टूडेंट। तो ये 0 डिग्री के साथ आएगा, और ये लिमिट्स कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके हमने कहाँ तक जाना है, दैट इज 10 तक जाना है। और क्या रहेगा 2x + 1 इंटू डिस्प्लेसमेंट dx। समझ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आता हुआ लगेगा 3x + 1, सॉरी, तो ये आता हुआ लगेगा हमें 3x² + x। लिमिट्स डाल देनी है आपने 0 से लेके 10 तक। लिमिट्स पुट करो, दैट इज द फाइनल आंसर। तो अब देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दिखाई है। यहाँ पे 2 अलग अलग क्वेश्चन है ये। सबसे पहला क्वेश्चन ये क्लोज्ड पाथ के ऊपर है। हमने टोटल वर्क डन निकालना है इस क्लोज्ड पाथ का। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है इस क्लोज्ड पाथ में। तो इसको करते हैं सबसे पहले, वर्क दैट इज फ्रॉम ए टू बी। अगर ये ए टू बी जा रहा है तो इसका वर्क कितना होगा स्टूडेंट्स, इसका वर्क कितना होगा, इसका वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स जो इसको मिल रही है दैट इज इक्वल टू क्यू ई, और डिस्प्लेसमेंट जो है इसके डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। समझ रहे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो एक्स आ गई, क्यू ई एक्स। ये आ गया पाथ 1 के लिए, ये फर्स्ट पाथ के लिए ए टू बी। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूँ बी टू सी, वर्क डन बी टू सी। समझ रहे। अगर ये बी टू सी में लेके जा रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे कितना वर्क होगा, ये देखो डिस्प्लेसमेंट ये नीचे की तरफ हो रही है, और फोर्स जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर लग रहा है इसके। तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है स्टूडेंट, 90 डिग्री बन रहा है। अगर ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0। अब देखो थर्ड पॉइंट, दैट इज फ्रॉम सी टू डी, वर्क डन फ्रॉम सी टू डी। अब ये जो वर्क डन आएगा, ये देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स जो है इस डायरेक्शन में, और फोर्स इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -QE × x। समझे स्टूडेंट। और लास्ट पाथ दैट इज ए टू डी, वर्क डन ए टू डी, ये 0 रहेगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये फर्स्ट पाथ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, जब हम इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है, तो वर्क डन फॉर क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी, तो कितना आएगा, ए टू बी + बी टू सी + सी टू डी + डी टू ए, क्यू ई और -QE, ये बन जाएगा 0। तो स्टूडेंट ये हमारा पहला पॉइंट आया, क्लोज्ड पाथ के लिए जो वर्क रहता है वो हमेशा 0 रहता है। वर्क हमेशा क्या रहता है, 0। इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं अभी, पहले सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में ये पूछा गया कि हमने एक बार वर्क निकालना है जब ए टू बी गया, ओके स्टूडेंट, और दूसरी बार हमने वर्क निकालना है जब ये नीचे से ए टू बी गया, ऐसे ए टू बी गया, मतलब 2 अलग अलग पाथ के लिए ए टू बी जा रहा है। तो क्या इनका वर्क दोनों के लिए सेम है कि अलग अलग आएगा, क्या ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। जैसे ये यहाँ से यहाँ पे गया तो वर्क जो हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 जूल का वर्क किया, तो यहाँ से भी क्या ये 1 जूल का ही वर्क कर रहा है कि कोई और वर्क कर रहा है, तो हमने वही कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से जब ये गया इस डायरेक्शन में, यहाँ से जब गया, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इसका वर्क को नाम दे दिया हमने, डेट इज इक्वल टू QEX। समझे स्टूडेंट। इसका वर्क जो आएगा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये 0 बन जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका वर्क भी क्या आएगा, 0। समझ रहे हैं। और लास्ट में देखिए अब ये इस डायरेक्शन में है, ये दोनों फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसका भी वर्क क्या आएगा, QEX। तो इसका मतलब स्टूडेंट, हम चाहे यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, तो वर्क जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा पाथ के ऊपर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। समझे स्टूडेंट। तो ये बड़े 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट जो है, वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो यहाँ पे देखिए जो कंक्लूजन पॉइंट आए हैं 2, दैट इज फर्स्ट कंक्लूजन पॉइंट इज वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज 0, और सेकंड कंक्लूजन पॉइंट क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। समझ रहे स्टूडेंट। इसको एक और एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं, एक और एग्जांपल लेके। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक चार्ज लिया जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में जा रही है स्टूडेंट, हर डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि F = QE,
हर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे से जा रही है। लेट अस अज्यूम हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कोई, ठीक है, और मैंने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज को लेके ऐसे एक क्लोज्ड पाथ में ऐसे इसको घुमाना शुरू कर दिया, मूव करवाना शुरू कर दिया, ठीक है, जो कि इक्विडिस्टेंट है, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ में। समझ स्टूडेंट? तो मैंने कहा कि ये अब ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो इसका वर्क क्या होगा, इसका वर्क क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब ये यहाँ से चलना शुरू हुआ होगा तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स मिल रही है, और ये जो डिस्प्लेस कर रहा है इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है स्टूडेंट, 90 डिग्री। सिमिलरली जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा होगा, इस पॉइंट पे पहुंचा होगा, तब भी यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा होगा तब भी देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो हर पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आ रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कितना बना रही है एंगल, 90 डिग्री। कितना बना रही है स्टूडेंट, 90 डिग्री। मतलब कि हर कंडीशन में एफ और एस जो है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, एफ और एस 90 डिग्री एंगल बना रहा है, एफ एस 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो स्टूडेंट अगर ये हर पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन जो है, वर्क डन ये पूरे के पूरे पाथ में, क्लोज्ड पाथ में कितना आ रहा है स्टूडेंट, 0। सिमिलरली स्टूडेंट मैं अगर एक और इलस्ट्रेशन लूं, यहाँ पे देखिए, तो मैंने कहा कि ये वर्क डन निकालना है हमने, ये ऐसे ए टू बी कितना जा रहा है, और वर्क डन ऐसे इस पाथ में, अगर ये ऐसे वाला पाथ फॉलो कर रहा है और ऐसे वाला पाथ फॉलो कर रहा है, तो वर्क डन कैसा रह रहा है। तो स्टूडेंट ये पिछले वाले ही एग्जाम्पल की तरह है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वर्क हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये और ये दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट ही कर रहे हैं, सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और डिस्प्लेसमेंट दोनों की क्या आ रही है, सेम, बिल्कुल सेम दिख रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। ये फोर्स, ये भी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आ रही है, तो इसका मतलब इसका वर्क W1 मान लेते हैं और इसका वर्क W2 मान लेते हैं। ये तो 0 वर्क होगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ, ये भी 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ, तो ये तो 0 होगा। तो समझ रहे स्टूडेंट, तो ये तो 0 होगा। तो इसका मतलब कि वर्क डन फॉर AB इज इक्वल टू W1 विच इज इक्वल टू W2, ये सेम रहेगा स्टूडेंट, सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है ये क्या शो कर रही है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और पहला क्या कर रही है कि क्लोज्ड पाथ में, इन क्लोज्ड पाथ वर्क डन जो है, वर्क डन दैट इज इक्वल टू 0। तो ये दो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं स्टूडेंट, याद रखने हैं, ठीक है। और जो इन दो पॉइंट्स को फॉलो करता है ना, जो इन दो पॉइंट्स को फॉलो करता है, जिस फोर्स की ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उसी को ही हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है, उसी को हम कौन सी फोर्स कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। समझ स्टूडेंट? अब आपने कंजर्वेटिव फोर्स की काफी एग्जांपल की होंगी, तो कुछ एग्जांपल देखिए कंजर्वेटिव फोर्स की, तो समझ रहे ना, जो ये दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करवाए ऊपर वाली, एक तो क्लोज्ड पाथ, दूसरी कौन सी, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये दो जिनकी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। और कंजर्वेटिव फोर्स हमने पीछे की है, कौन कौन सी थी, एक तो ग्रेविटेशनल, पिछले चैप्टर में पढ़ी है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें कि mg आ जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने मैकेनिज्म में पढ़ा हुआ है। और दूसरी जो फोर्स आती है वो कौन सी आती है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने स्प्रिंग लिया, ठीक है, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वापिस आता है, तो भी कौन सी फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपने ऐसे लर्न करना है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n, ठीक है। ग्रेविटेशन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है x की पावर n। और तीसरा जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें आपने बस ये कंक्लूजन याद रखना है, जिसमें भी ये प्रॉपर्टी आ जाए ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n, समझ स्टूडेंट, तो वो कंजर्वेटिव की ही प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है, कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है। यहाँ पे स्प्रिंग वाले में किया होगा आपने F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ग्रेविटेशन में F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर या x स्क्वायर या r स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी आपने यही पढ़ा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे r की पावर n, n जो है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जो ऐसी प्रॉपर्टी को फॉलो करवाए उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक पॉइंट आपने लर्न करना है, क्रक्स पॉइंट, ठीक है। एक तो क्लोज्ड पाथ में, दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तीसरा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n। समझ स्टूडेंट? स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जो है वर्क डन बाय मैन इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें देखिए हमने एक शीट ली है दैट इज ऑफ इनफाइनाइट शीट,
ठीक, ये इन्फानाइट हीट ली है हमने। और स्टूडेंट मैंने कहा कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट, इसको मैं मूव करवा रहा हूँ इस डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल इन्फानाइट से ही लेके आ रहे हैं, इसको इस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करें। तो ये केस फर्स्ट मान लीजिए स्टूडेंट, कि केस फर्स्ट में मैंने कहा कि ये जो मैन है, ये जो मैन है, यहाँ पे एक मैन है, वो इस चार्ज को उठा के इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके आ रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ये इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करिए, एफ ई, ठीक है। और ये जो मैन है वो इसको इस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करे, एफ मैन। तो स्टूडेंट इसका मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो इसका मतलब इसको यहाँ पे लगाने वाली फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी यहाँ पे, तभी ये इसको इस इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा सकता है। समझे स्टूडेंट? तो सिंपल याद रखना है कि अगर आप चाहते हो कि ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करे, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी। पर स्टूडेंट अब आपने जो मैं जैसे बता रहा हूँ उसको उस एंगल से सोचना है स्टूडेंट। हमने यहाँ पे जो इस मैन को फोर्स देनी है, इस मैन को जो फोर्स देनी है वो इसके बराबर देनी है स्टूडेंट, इसके बराबर देनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर देनी है। मींस एफ ई जो है इज इक्वल टू एफ एम के इक्वल होना चाहिए इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ऐसे कह सकते हैं कि जो मैन की फोर्स है वो 0.00000 बहुत ही ज्यादा इन्फाइनाइटली मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी सी ज्यादा है, बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा है, जिसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। मींस हम इससे को ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो मैन जो मूव कर रहा है, ठीक है, वो बहुत स्लो मूव कर रहा है। मैन मूव्स द चार्ज वेरी स्लोली। स्टूडेंट ये डेफिनेशन में भी आप वर्ड सुनते हो पोटेंशियल के, स्लोली वर्ड, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, वेलोसिटी अप्रोचेस टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो। तो हम अज्यूम करेंगे कि नेट फोर्स जो आएगी दैट इज जीरो, मतलब नेट फोर्स इन दोनों के आपस में, और नेट फोर्स अगर जीरो तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए वर्क डन बाय मैन, तो वर्क डन बाय मैन कैसा होगा, वर्क डन बाय मैन। तो लॉजिकली सोचो स्टूडेंट, एक्चुअल में क्या हुआ है, क्योंकि यहां से देखो पर्सन ने तो लॉजिकली मैंने क्या बताया कि इसकी जो फोर्स की वैल्यू है वो 0.00 कुछ ज्यादा है, कुछ ज्यादा है। तो इसका मतलब जो वर्क डन बाय मैन होगा, फोर्स जो मैन लगा रहा है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब वर्क भी पॉजिटिव होगा स्टूडेंट, वर्क भी पॉजिटिव होगा। समझ रहे ना? अगर फॉर एग्जांपल ये 10.00000001 पे दे रहा हो, ये 10 है, तो हम इसको 10 ही मानेंगे स्टूडेंट। पर यहाँ पे जो लॉजिकली देखा जाए पर इसकी फोर्स की वैल्यू कुछ ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय मैन जो है पॉजिटिव है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक और केस ले लीजिए स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, सिमिलरली, ठीक है। अब इस केस में क्या है, केस 2 में, कि मैंने कहा कि इस चार्ज को मैं इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ। समझ स्टूडेंट? इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ, पर लेके वैसे ही जाना चाहता हूँ कि इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो रहे और नेट फोर्स भी जीरो रहे, एक्सेलरेशन भी जीरो रहे। स्टूडेंट अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैन किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लग रही है स्टूडेंट। ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लग रही है स्टूडेंट। समझ स्टूडेंट? तो मैन किस डायरेक्शन में फोर्स लगाए सो दैट ये जीरो की स्पीड से जाए, तो ऑब्वियस है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। पर इस केस में जो फोर्स लग रही होगी यहाँ पे देखिए, अगर ये 10 की फोर्स दे रहा तो ये कितने की फोर्स दे रहा होगा, 9.99999 इन्फिनिट पे जाके फिर 9। तो समझ है ना स्टूडेंट? तो ये 10 से बहुत ही थोड़ी सी छोटी वैल्यू दे रहा होगा। तो इस केस में देखिए स्टूडेंट, जो वर्क डन बाय मैन आएगा, वर्क डन बाय मैन आएगा, वो क्या आएगा, दैट इज नेगेटिव। तो स्टूडेंट मेरा ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करवा रहे हो या सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करवा रहे हो, तो उसके ऊपर वर्क के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वर्क डन बाय मैन या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी आएगी, वो समझाने का मेरा मकसद है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि अगर ये फोर्स अप्लाइड बाय मैन इज मोर देन वर्क डन बाय मैन इज पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर इस चार्ज को मैं बड़ी स्लो स्पीड से इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूं, तो मेरे को इस पीछे वाले लगाने वाली फोर्स की वैल्यू बिल्कुल थोड़ी सी छोटी, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटली स्लो स्पीड से भेजना चाहता हूं, जिसके करके उसकी
वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। समझे स्टूडेंट? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इफ मैन पुल्स चार्ज, तो वर्क डन बाय मैन इज पॉजिटिव। इफ मैन मूव्स चार्ज बाय स्टॉपिंग इट, तो वर्क डन बाय मैन नेगेटिव होगा। सब स्टूडेंट, अब इसी को लेके एक एग्जांपल देखिए। और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक चार्ज है, ये फिक्स्ड चार्ज है, दिस इज द फिक्स्ड चार्ज, और इस चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेके आए हैं, इनफाइनाइट से लेके आए हैं यहाँ पे स्टूडेंट, समझ रहे हैं। और क्वेश्चन ये है, फाइंड वर्क डन बाय मैन इन bringing a positive charge from infinity to r is equal to 10 मीटर ले लेते हैं स्लोली, ये सेंटीमीटर मान लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट लॉजिकली देखिए, जब ये यहाँ पे होगा तो उसको लगने वाली फोर्स यहाँ पे देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे होगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होती जा रही है। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं इसको पास में लेके जा रहा हूँ, तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है स्टूडेंट, डिक्रीज, सॉरी, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब ये वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ वेरिएबल फोर्स, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू चेंज कर रही है, समझ रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो कर रहा है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो वेरिएबल फोर्स। तो इसका मतलब जो वेरिएबल फोर्स है, तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने रीअरेंज करके ड्रॉ किया है, ठीक है, ये क्यू और ये स्मॉल क्यू, ठीक है, ये इन्फाइनाइट से आ रहा था, तो मैंने कहा ये जब एक्स डिस्टेंस पे होगा तो उस वक्त ये देखिए, ये फोर्स जो होगी वेरिएबल फोर्स होगी, तो फोर्स बाय मैन इज के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ये वेरिएबल फोर्स है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में लगा रही है। तो समझ स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे दूसरी लगने वाली फोर्स कौन सी होगी, यहाँ पे दूसरी लगने वाली फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू ई। समझ रहे हैं, दो फोर्स ही लग रही है, एक तो इस तरफ लग रही है फोर्स अप्लाइड बाय मैन, और दूसरी फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू क्यू ई लग रही है। समझ रहे स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखिए, और डिस्प्लेसमेंट हमने इस डायरेक्शन में करवानी है। तो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि जब ये हम इसको, इस चार्ज को इस डायरेक्शन में ले गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया, तो वर्क डन जो हमने लिया था वो पॉजिटिव लिया था स्टूडेंट। समझ रहे ना स्टूडेंट? सिमिलरली इसमें भी जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब वर्क डन बाय मैन, ये क्या होएगा, फोर्स अप्लाइड बाय मैन इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। और स्टूडेंट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी, ये देखिए, ये डिस्टेंस जो है वो डिक्रीजिंग में है, अगर ये डिक्रीजिंग में है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस dx जो है वो नेगेटिव आएगा स्टूडेंट। और ये कहाँ से लेके आ रहे हैं हम, दैट इज फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। समझ स्टूडेंट? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें आता हुआ लगेगा, एफ की वैल्यू होती है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स नेगेटिव, दैट इज फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के क्यू कैपिटल क्यू इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स इन्फाइनाइट टू आर। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक नेगेटिव साइन बाहर रहेगा, 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x, अगर लिमिट पुट करोगे तो माइनस 1/r, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास जो आएगा, सॉल्व कर लेना स्टूडेंट इसको, के क्यू क्यू अपॉन आर, और 1/इन्फाइनाइट 0 होता है। तो समझ रहे स्टूडेंट, ये आपने +1 में पोटेंशियल वाली टर्म वैसे भी की थी ग्रेविटेशन में, ये बिल्कुल एनोमलस है, उसकी तरह ही है, ठीक है। तो दिस इज द वर्क डन बाय अ मैन। अब देखिए ये दो एग्जांपल, इन दोनों एग्जांपल्स में ऐसे कहा गया कि ये सेंटर से लेके इन दोनों के पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, इसमें ये 3D है और ये स्फेरिकल पोर्शन है जिसमें चार्ज रिसाइड्स कर रहा है सरफेस पे। तो मैंने कहा इन्फाइनाइट से हम चार्ज लेके आ रहे हैं, ठीक है, आर पॉइंट पे, तो इसका वर्क डन क्या होगा इस पॉइंट तक का। तो स्टूडेंट इन दोनों के लिए वर्क डन जो रहेगा दैट इज के क्यू क्यू बाय आर, जैसे हमने पीछे निकाला है, दैट इज वर्क। अगर सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करें तो वर्क डन की वैल्यू विल रिमेन सेम, दैट इज के क्यू क्यू बाय आर। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
हाँ जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है टू पार्टिकल सिस्टम के लिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए दो पार्टिकल सिस्टम ले लिया हमने, Q1 और Q2, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली ब्रिंगिंग टुगेदर टू चार्ज्ड पार्टिकल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर सेपरेशन। जैसे हमने पीछे किया था, स्लोली ब्रिंगिंग मतलब बहुत ही स्लो लेके आना है, इतना स्लो लेके आना है कि उसकी एक्सेलेरेशन जीरो हो जाए स्टूडेंट्स, एक्सेलेरेशन जीरो हो जाए। समझ रहे ना? तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये पहली डेफिनेशन। मैं आपको दो डेफिनेशन दो अलग अलग तरह से बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से दिखाया गया ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली ब्रिंगिंग टुगेदर टू चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर सेपरेशन। मतलब इनफाइनाइट से वो हम चार्ज पार्टिकल को बड़ा स्लोली 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 लेके आ रहे हैं, इतना स्लो लेके आ रहे हैं कि उसके बीच में नेट फोर्स जीरो रही है। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे आपने +1 में पढ़ा, ये +1 में पढ़ा हुआ है, इन +1 यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। और ये वर्क डन कैसा है? कंजर्वेटिव वाला, कंजर्वेटिव, जो वर्क डन कंजर्वेटिव है। समझ रहे ना स्टूडेंट? डी यू क्या है? डी यू इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, जो कंजर्वेटिव वर्क है। जैसे हमने पीछे किया था कि जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहे थे, चार्ज पार्टिकल को हम लेके जा रहे थे, ऐसे ऐसे मूव करवा रहे थे, फॉर एग्जांपल ऐसे मूव करवा रहे थे, तो वर्क डन बाय मैन क्या रहा था? नेगेटिव। अगर मैं टूवर्ड्स लेके आ रहा था तो वर्क डन बाय मैन क्या रहा था? पॉजिटिव। समझ रहे? तो वर्क डन बाय मैन पॉजिटिव था, तो यहाँ पे देखिए वर्क डन बाय मैन अगर पॉजिटिव है, अगर टूवर्ड्स लेके आ रहा हूँ, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी होगी? नेगेटिव होगी ना स्टूडेंट। तो वही है यहाँ पे। समझ रहे? अगर वर्क डन बाय मैन पॉजिटिव था, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए वर्क डन बाय मैन, ये क्या आ रहा था? पॉजिटिव, पॉजिटिव। पर ऑब्वियस है कि अगर ये वर्क डन इस साइड का पॉजिटिव आ रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही थी ना, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन बाय मैन पॉजिटिव है, तो ये वाला तो नेगेटिव होगा ना स्टूडेंट। समझ रहे हैं? तो यही डेफिनेशन आपने अब लर्न करनी है, जो आपने +1 में पढ़ा है, दैट इज डी यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू। अब हमें पता है यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कहा एक फोर्स लग रही है ऐसे, एफ फोर्स। समझ स्टूडेंट? ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब उल्टा सोचना आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आगे की तरफ फोर्स लग रही है जो, इस पे जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू क्या होगी? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर, मतलब जिस डायरेक्शन में ये लग रही है आर यूनिट वेक्टर। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने फिर से ये देखिए, क्या ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है? जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि अगर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर n हो, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इसका मतलब ये वाली फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है स्टूडेंट, कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब हम इसको लेके हम प्रूफ करना चाहते हैं अब कि ये डी यू की वैल्यू निकालनी है टू पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या आती है। तो वो कैसे निकालेंगे देखिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये देखिए, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर। तो स्टूडेंट अब बैक फ्लैश पे चले जाते हैं। जैसे +1 में आपने किया था एक टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या करते थे, एक कोई फॉर एग्जांपल ये बच्चा है, स्टूडेंट है, ठीक है, कोई मैन है, तो यहाँ से एक बॉल को उठा रहा है, ये बॉल को उठा के ऐसे करता हुआ यहाँ पे लेके आता है स्टूडेंट। समझ रहे? इस पॉइंट तक लेके आता है। तो यहाँ पे हम क्या करते होते थे कि इसकी जो एनर्जी थी, इसकी एनर्जी फॉर एग्जांपल ये हाइट एच तक गया, तो हम कहते थे इसकी एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी NGH है। याद ना स्टूडेंट? तो हम क्या करते थे, इसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते थे स्टूडेंट, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट मानते थे जिसपे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आती है? 0। तो स्टूडेंट ये क्रक्स पॉइंट आपने याद रखना है, जिसपे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है उसको आपने रेफरेंस पॉइंट मानना है स्टूडेंट, रेफरेंस पॉइंट। समझ रहे ना? तो रेफरेंस लेवल लेना है, बड़ा जरूरी है। समझ रहे? तो सिमिलरली अगर हम दो चार्जेस ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे Q1 और Q2, तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट, इनके बीच की सेपरेशन R है। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए हमें कि रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेना चाहिए जिसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 कब आएगी? जब चार्ज जो है ना, ये वाला चार्ज जो यहाँ पे लेके आए हैं, वो चार्ज इनफाइनाइट पे हो। जो चार्ज कहाँ पे हो? इनफाइनाइट पे, मतलब Q जो है वो इनफाइनाइट पे हो। जब चार्ज इनफाइनाइट पे होगा उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 स्टूडेंट, 0। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म जो आपने याद रखनी है, रेफरेंस लेवल जो है कौन सा पॉइंट लेना है? वेयर एनर्जी इज 0। समझ रहे ना स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखिए
तो इसको कैसे करेंगे अब, du इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। तो एफ की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस ये वाला साइन एज इट इज के Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन जो है दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डी आर वैक्टर। तो हम इसको du को अगर हमने सॉल्व करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये हम इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, हम करेंगे u1 से लेके, फॉर एग्जांपल ये u1 से लेके u2 तक गया, और ये मान लेते हैं r1 से लेके r2 तक गया, कोई भी जनरल पॉइंट्स उठा लिया हमने, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब इसको सॉल्व किया तो ये बन गया u2 माइनस u1 विच इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के Q1 Q2। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा हमारे पास माइनस 1/r, दैट इज फ्रॉम r1 टू r2। समझ रहे स्टूडेंट, 1/r स्क्वायर डी आर, इसको ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर इंटू डी आर Q1 Q2 इंटू के। तो इसका जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू वही है 1/r नेगेटिव। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म बनी ये क्या बन गई, दैट इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 1/r1 माइनस 1/r2, और इन सिंपल वर्ड we can say u2 minus u1 is equal to k Q1 Q2 1/r2 minus 1/r1। स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि रेफरेंस पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे टेकिंग रेफरेंस पॉइंट कौन सा लिया है, u1 को हमने मान लेना है 0। u1 0 कब आएगा, जब r1 जो है वो कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट। स्टूडेंट समझ रहे हैं, u1 एनर्जी 0 कब होगी, जब r1 इनफाइनाइट पे है। तो हमने रेफरेंस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है, रेफरेंस समझ ना, जैसे यहाँ पे दिखाया गया था आपको कि u की वैल्यू 0 रेफरेंस पॉइंट पे, समझ रहे। तो हमने यहाँ पे भी u की वैल्यू 0 कर दी रेफरेंस पॉइंट पे, जब r की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी। जब r की वैल्यू इन्फाइनाइट है, r1 की वैल्यू इन्फाइनाइट, r1 इन्फाइनाइट होगा तो इसका मतलब 1/इन्फाइनाइट इज 0, तो हमारे पास ये वाली टर्म भी 0 होगी। तो इसका मतलब u2 की वैल्यू हमें आती हुई लग रही है k Q1 Q2 अपॉन R2, ठीक है। और इन जनरल अगर लिखना हो, इन जनरल u इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R। समझे स्टूडेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये वर्क के इक्वली आती है, और इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्टूडेंट इसी को ही लेके हमने अब पोटेंशियल एनर्जी फॉर डिफरेंट सिस्टम के लिए करना है, जैसे ये एक सिस्टम के लिए, दो सिस्टम के लिए, 4 पार्टिकल सिस्टम के लिए, 3 के लिए, n पार्टिकल सिस्टम के लिए। और उसके बाद हमने करना है यहाँ पे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे बेसिकली हम पोटेंशियल डिफरेंस ही करते हैं, हम हमेशा 2 चार्जेस लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब पोटेंशियल की बात लेनी होती है तो हम ऐसे मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट जैसे हमने इन्फाइनाइट पे लिया है, समझ रहे हैं। तो उस इन्फाइनाइट वाले पॉइंट ही हम पोटेंशियल कह देते हैं, पर हमें 2 चार्जेस जरूर चाहिए होते हैं, पर हम एक का रेफरेंस जो है वो इन्फाइनाइट पे मान के टेस्ट चार्ज बता देते हैं। चलो वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।